फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में हमने आपके अध्याय 2 मौसम को समझना की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यानी चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम अध्याय 2 के समस्त प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर और उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अध्याय 1 की संपूर्ण व्याख्या, प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू टेस्ट और पीडीएफ नोट्स सारी चीजें मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। साथ ही साथ हिंदी, गणित, विज्ञान वो क्लासेस भी चल रही है। वो क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं पेज संख्या 27 पर दिए गए प्रश्न की। पेज संख्या 27 पर प्रश्न दिया गया है कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन एवं निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? हम अपने आसपास के मौसम का आकलन और निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, यानी हमें किन तरीकों से ये पता लगेगा कि भाई मौसम में बदलाव होने वाला है, किस प्रकार का मौसम होने वाला है, ये जानकारी हमें कैसे पता लगेगी। तो हमने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन और निरीक्षण दो मुख्य तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेतों के द्वारा, यानी प्राकृतिक संकेतों के द्वारा। होता क्या था, पुराने समय के अंदर जब हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण मौजूद नहीं थे, उस समय जो हमारे पूर्वज थे, दादा दादी, नाना नानी, वो लोग प्रकृति के संकेतों को पढ़कर या समझकर क्या करते थे, मौसम का अनुमान लगाते थे। जैसे पक्षियों का बहुत कम ऊंचाई पर उड़ना, तितलियों द्वारा अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, मेंढकों की तेज टरटराहट और चीड़ के शंकुओं का खुलना या बंद होना। हमने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यदि चिट्टियां अपने अंडों को किसी ऊपरी जगह पर ले जा रही है, इसका मतलब भारी बारिश होने वाली है। यदि मेंढक जोर जोर से टरटराहट कर रहे हैं, इसका मतलब बारिश होने की संभावना है। यदि चीड़ के शंकु वो खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, तो चीड़ के शंकुओं का खुलने का मतलब है कि अब तापमान बढ़ने वाला है, क्या नमी है वो कम होने वाली है। और चीड़ के शंकु यदि बंद हो रहे हैं, इसका मतलब नमी है वो बढ़ने वाली है। तो ये कुछ प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेत हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो मौसम का अनुमान लगाया करते थे। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वो है वैज्ञानिक तरीका, जहां पर हम वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए गए उपकरणों की मदद से हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। तो आज के आधुनिक समय के अंदर मौसम के विभिन्न तत्वों को मापने के लिए सटीक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा है कि आपके मौसम के कुल मिला के कितने घटक है। मौसम के कुल मिला के 5 घटक है। कितने घटक है? 5 घटक है मौसम के। कौन कौन से हैं? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। वो है तापमान, वर्षण, फिर आर्द्रता, फिर पवन और वायु दाब। ये 5 मौसम के घटक हैं, जिनकी मदद से हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखना। मैंने चीजों को चित्रों के माध्यम से इतना बेहतर तरीके से समझाया है कि आपको पूरा चैप्टर है बिल्कुल मुंह जुबानी अच्छे से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, है ना। आपका जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद हो जाएगा, इतना अच्छे से मैंने चित्र के माध्यम से वहां पर हर चीज को समझाया है। देखो, तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तापमापी या थर्मामीटर का। वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी या रेन गेज का।
वायु दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी बैरोमीटर का, और पवन की गति को मापने के लिए पवन वेग मापी एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये वैज्ञानिक उपकरण है जिनकी मदद से हम मौसम का पूर्वानुमान यानी आकलन और निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरीके जाने कि प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज लोग थे वो कैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाते थे, और आज की इस वर्तमान टेक्नोलॉजी वाले युग में हम कैसे विज्ञान की मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगा पाते हैं। कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला चित्र है वो चींटियों वाला है कि जो चींटी है वो अपने अंडों को किसी ऊपरी स्थान पर लेके जा रही है। दूसरे में मेंढक है वो टरटराहट कर रहा है। तीसरे में चीड़ का बीज है, और चौथे के अंदर क्या दी हुई है आपकी एक वर्षा मापी दी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, मौसम की भविष्यवाणियां आपदाओं यानी भारी वर्षा, तूफान, सूखा और हीट वेव के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करते हैं। मतलब यदि हमें मौसम के बारे में पहले से जानकारी मिल जाए तो फिर जो प्रकृति के द्वारा आने वाली आपदाएं हैं, जैसे भारी वर्षा हो गई, तूफान हो गया, सूखा हो गया, हीट वेव हो गया, उनके खिलाफ तैयार रहने में हमें किस प्रकार मदद मिलती है। देखो सीधी सी बात है, यदि हमें किसी घटना के बारे में पहले से जानकारी मिल जाए तो निश्चित रूप से उसके बचने के जो उपाय हैं वो हम पहले से कर सकते हैं। तो मौसम की जो भविष्यवाणियां हैं वो हमें आने वाली आपदाओं के प्रति सचेत यानी जागरूक करके, है ना, क्या कर सकती है, सुरक्षा प्रदान करती है। हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यदि हमें मौसम की भविष्यवाणी पहले से पता है तो सबसे पहला काम कर सकते हैं पूर्व तैयारी। सटीक पूर्वानुमान से स्थानीय सरकारों को आपदा की स्थिति में संसाधनों को जुटाने और राहत कार्यों की योजना बनाने का समय मिल पाता है। यदि सरकार के पास भी मौसम की जानकारी पहले से है कि आने वाले 2 दिनों में, जैसे हमारा जो तटीय क्षेत्र है केरल, वहां पर प्रबल सुनामी आने की संभावना है, तो सरकार क्या करेगी, वहां के लोगों को भी सचेत करेगी, जागरूक करेगी, और सरकार अपनी तरफ से भी बचाव के कार्य करेगी कि आपदा की स्थिति में किस तरह से संसाधन इकट्ठा किए जाएंगे, किस तरह से लोगों के बचाव का कार्य किया जाएगा। ये सारी प्लानिंग सरकार भी पहले से कर सकती है, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपने बचाव के लिए अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं। दूसरा चीज, जान माल की सुरक्षा। जैसे चक्रवात या भारी बारिश की स्थिति में तटीय क्षेत्रों को खाली कराया जा सकता है। इसी तरह मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी देकर उनकी जान भी बचाई जा सकती है। यदि हमें मौसम के बारे में पहले से पता है कि 2 दिन के बाद चक्रवात या भारी वर्षा आने की संभावना है, तो वहां पर रहने वाले जो तट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो हम एरियाज को खाली करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते हैं उनको भी हम चेतावनी दे सकते हैं कि भाई आने वाले 2 दिनों के अंदर आप समुद्र में नहीं जाएंगे, इससे आपकी जान को खतरा है। कि अपना जो भी उपयोगी सामान है जो आपका तट के आसपास रखा हुआ है वो आप दूर लेकर जाए ताकि उसका जो बचाव है वो हो सके। अगला, दैनिक योजना। हमारी जो दिन प्रतिदिन की योजना है उसको तैयार करने में भी, उसको प्लानिंग करने में भी भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है। जैसे भविष्यवाणियों की मदद से जो किसान है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकता है, या फसल को कब बोना है, कब काटना है, उसका इंतजाम वो कर सकता है। और जो सामान्य लोग हैं वो अपनी दैनिक गतिविधियों, जैसे किसी यात्रा पे जाना है, बाहर जाना है, तो उसकी योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं। कि किसी को पर्यटन में जाना है, घूमने के लिए जाना है, कहाँ पर, गोवा के अंदर, लेकिन समझ लीजिए कि जिस दिन वो जाना चाहता है उसके 3 दिनों बाद वहां पर तूफान आने की संभावना है। तो यदि इसकी जानकारी उसको पहले से है तो वो अपना जो प्लान है, अपनी जो योजना है, अपना जो यात्रा का उसका प्रोग्राम है वो कैंसिल कर सकता है। तो यदि मैं मौसम के बारे में पहले से भविष्यवाणी है, पहले से पूर्वानुमान है, तो हम उससे बचने के हर संभव प्रयास कर सकते हैं, और सरकार भी उस बचाव से रिलेटेड जो भी कार्य है, जो भी उनकी प्लानिंग है वो अच्छे से कर सकती है, और काफी हद तक जान माल और जो धन वगैरह का या जो अन्य चीजों का नुकसान होता है उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पेज संख्या 28 पर।
आइए पता लगाएं। देखो प्रश्न कह रहा है आप अपनी स्थानीय भाषा में मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो आप अपनी इच्छा अनुसार उत्तर लिख सकते हैं कि आप अपनी स्थानीय भाषा में जहां पर आप रहते हैं वहां पर मौसम का वर्णन करने के लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब गर्मी या सर्दी का उपयोग करते हैं, ठंडा या सर्दी, यानी या तो गर्म या गर्मी कहते हैं कि आज का मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर हम क्या कहते हैं, ठंडा या सर्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कहते हैं आज का मौसम बहुत सुहावना है, कभी कभी कहते हैं आज बहुत ज्यादा उमस है, ह्यूमिड है, कभी कहते हैं कि आज धुंधला अथवा कोहरा छाया हुआ है, तो कभी कहते हैं कि आज झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे अलग अलग शब्दों का उपयोग हम अलग अलग एरियाज के अनुसार किया करते हैं। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। पेज संख्या 29 पे, पेज संख्या 29 पे है कि आपके अनुसार मौसम के अधिक सटीक आकलन के, मौसम के अधिक सटीक आकलन के क्या लाभ हो सकते हैं। संकेत, कुछ घंटे अथवा कुछ दिन पहले मौसम के विषय में पूर्व जानकारी आपको कुछ गतिविधियों की योजना बनाने में किस प्रकार सहायता करेगी। अभी हमने इसका उत्तर देख लिया था कि यदि हमें मौसम की सटीक जानकारी पहले से हो जाए तो क्या फायदा हो सकता है, वो हमें बताना है। देखो मौसम का सटीक आकलन, यदि हमें मौसम की पहले से जानकारी है कि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिनों के अंदर मौसम कैसा रहेगा, ये जानकारी यदि हमें पहले से है तो फिर हम अपनी दैनिक और जो विशेष गतिविधियां है, जैसे यात्रा हो गया, कृषि कार्य हो गया, विद्यालय या कार्यक्रमों की योजना हो गई, उसको सही ढंग से बना सकते हैं। साथ ही साथ वर्षा, तूफान या अत्यधिक ताप जैसी परिस्थितियों के प्रति पहले से हम सतर्क रहकर क्या कर सकते हैं, हानि से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की, राजस्थान के कई सारे एरियाज में, राजस्थान में कई सारे एरिया में क्या हुई थी, वर्षा हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी। तो जिन किसानों ने ये ध्यान रखा था, जिनको ये पता था कि आने वाले 3-4 दिनों में वर्षा होने वाली है या ओलावृष्टि होने वाली है, तो उन लोगों ने क्या किया, अभी क्या फसल खड़ी हुई है जनरली, गेहूं, उन्होंने गेहूं को क्या कर दिया, यदि काटने लायक थे तो काट दिए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख दिया। लेकिन जिन लोगों को इसकी भविष्यवाणी पता नहीं थी, उनकी फसलें क्या हो गई, खराब हो गई। इसके साथ जीरा, जिन लोगों को पता था कि भाई बारिश होने वाली है और जीरा खराब हो जाएगा, उन्होंने जल्दी से जल्दी मजदूर करके या मशीनों की मदद से जीरे की क्या कर ली, कटाई कर ली और उसे सुरक्षित प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उनकी फसलें क्या हो गई, खराब हो गई। उसी तरह समझ लीजिए किसी के शादी का प्रोग्राम था और उसको पता है कि आने वाले 2 दिन के अंदर बहुत भारी तूफान आने की संभावना है, वो क्या करेगा, हो सकता है शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दे अभी के लिए, क्योंकि उसका तो नुकसान हो जाएगा बेचारे का, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को कैंसिल करेगा। इसी तरह जैसे किसी को टूर पे जाना है, कहाँ जाना है, समझ लीजिए वैष्णो देवी जाना है, तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उसको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर में समझ लीजिए बर्फबारी हो रही है, तो क्या वहां पर वो जाना पसंद करेगा, नहीं, वो अपने प्लान को कैंसिल करेगा। तो यदि मैं मौसम के बारे में सटीक जानकारी पहले से है तो हम बचाव के तरीके कर सकते हैं और अपनी जो गतिविधियां है, अपनी जो योजना है, उनको हम मौसम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, उसे या तो टाल सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अपने कार्य योजना को हम बेहतर तरीके से संपादित कर सकते हैं और बचने के हर संभव जो प्रयास है वो कर सकते हैं कि उस स्थिति में कैसे सुरक्षा के तरीके अपनाए जाए, कैसे बचाव किया जाए, वो सारी चीजें हम पहले से निर्धारित कर सकते हैं। आगे देखो पेज संख्या 30 पर, अगला देखो पेज संख्या 30 के ऊपर, आइए पता लगाए। अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से यानी बड़े लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वे मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं। उनसे पूछना है कि वो मौसम के बारे में पहले से अनुमान कैसे लगाते हैं, वे किन संकेतकों का अवलोकन करते हैं, वे किन इंडिकेटर्स को देखते हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित कुछ कहावतें जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित हो, उन्हें लिखिए। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अपने आस पड़ोस के दादा दादी, नाना नानी या जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, उनसे आप बात कीजिए और उनसे पूछिए
कि वे मौसम के बारे में पूर्वानुमान पहले से अनुमान कैसे लगाते हैं, वे इसके लिए किन संकेतकों को देखते हैं, और इससे रिलेटेड आपकी क्षेत्रीय भाषा में कोई कहावतें या मुहावरे मौजूद हैं तो उन्हें आपको लिखना है। तो देखो, हमने चैप्टर की व्याख्या में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो प्रकृति के संकेतों के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे पक्षियों की उड़ान हो गया, चिट्टियों के द्वारा आपके अंडों को ऊंची स्थान पर लेके जाना हो गया, मेंढकों की टड़टड़ाहट की आवाज होगी, गिलहरियों की गतिविधियां होगी, मोर वगैरह का जोर जोर से बोलना हो गया, पेड़ पौधों के अंदर परिवर्तनों को देखकर ये लोग हैं ये मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, है ना। और इन संकेतों के आधार पर कुछ कहावतें भी हमारे एरियाज में फेमस है, जो वर्षा या तूफान की क्या बताती है, संभावना बताती है। जैसे आकाश के अंदर यदि काली घटा छाई है तो काली घटा छाई समझो वर्षा आई। काली घटा छाई यानी आसमान के अंदर काली घटा छा गई है, काले काले बादल मंडरा रहे हैं, इसका मतलब बारिश आने की पूरी संभावना है। चीनी अंडा ले जाए बारिश जल्दी आए। चिट्टी अंडा ले जाए बारिश जल्दी आए। यदि आपको चिट्टियां अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर किसी ऊपरी एरियाज में ले जाते हुए दिख रही है, इसका मतलब बारिश है वो आने वाली है। सूरज ढले लालिमा छाए अगले दिन पानी बरस जाए। ये सूरज ढल रहा है और उस समय वातावरण में लालिमा छा रही है, बिल्कुल लाल लाल हो रहा है, इसका मतलब अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश आने वाली है। तो ये कुछ वो तरीके हैं, वो अनुमान है और वो कहावतें हैं जो हमारे एरियाज के अंदर फेमस है। आप अपने एरियाज के अनुसार अपने दादा दादी या बुजुर्गों से बातें करके और कुछ कहावतें भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज संख्या 32 पर सूर्य से वर्षा क्यों होती है? क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? क्या कह रहा है, सूर्य से वर्षा कैसे होती है भाई? इसके लिए आपको कारण बताना है। देखो, होता क्या है कि सूर्य की ऊष्मा यानी ताप से या गर्मी से जो जल है, समुद्र का जो जल है वो वाष्पित होकर क्या बनता है, बादल बनता है। फिर वही बादल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जल को बरसाता है। मतलब जो सूर्य है वही वर्षा का मूल कारण है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही जल का ज्यादा वाष्पीकरण होगा, उतना ही जल वाष्प बन के आकाश में जाएगा, उतने ही अधिक बादल बनेंगे, और जितने ज्यादा बादल बनेंगे वर्षा होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो वर्षा का जो मूल कारण है कहीं ना कहीं वो क्या है, सूर्य है, सूर्य का ताप या सूर्य की गर्मी है। हम कह सकते हैं कि सूर्य से ही क्या होती है, वर्षा होती है। आगे देखो दूसरा प्रश्न। यहां पर मध्य प्रदेश में एक नगर के तापमान को एक तालिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सप्ताह के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना है और ताप की सीमा रेंज कितनी है वो बतानी है। तो देखो यहां पर ये पूरे सप्ताह का तापमान है। यहां पर अधिकतम कितना है, देखो अधिकतम है आपका 32 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम है। और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा उत्तर में कि अधिकतम तापमान कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। आइए मुझे ताप की सीमा निकालनी है, तो अधिकतम तापमान में से कम तापमान को घटाना पड़ेगा। तो अधिकतम कितना है, 32 में से 14 को घटा दिया तो पूरे सप्ताह की जो रेंज है वो कितनी आ गई, 18 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से वो तापमान कम ज्यादा हुआ है। इसके बीच में उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बिल्कुल सरल है। सबसे अधिक कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस। ताप सीमा का मतलब दोनों के बीच का अंतर, 32 में से 14 को घटा दिया तो 18 डिग्री सेल्सियस क्या है, ताप सीमा अथवा रेंज है। आगे बात करें दूसरा प्रश्न। कृष्ण और आमिर के बीच हुए वार्तालाप को याद करें। हमने कृष्ण और आमिर की कहानी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। कृष्ण कहता है कि चेन्नई में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और उसको बारिश के बाद ठंड लग रही है। वही तो उसके और आमिर के पास कोई साधन होगा जिससे वो दोनों इसे समझ सकते हो। आमिर द्वारा कृष्ण के कथन पर दी गई प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, कृष्ण और आमिर दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। कृष्ण है वो चेन्नई के अंदर रहता है और कहता है कि बारिश के बाद
मुझे ठंड का अनुभव हो रहा है। और उस समय वहां का तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। भाई आमिर कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में। और वो कह रहा है कि वहां पर भी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और उसे क्या हो रहा है? उसे मौसम काफी सुहावना लग रहा है। अब देखो उन्हें कैसे पता कि आज का तापमान कितना है? उनके पास कोई ना कोई तो साधन होगा। इस बारे में आपको अपनी राय देनी है। देखो साधन क्या है कि तापमान को मापने के लिए उनके पास क्या होगा? तापमापी यानी थर्मामीटर नाम का एक साधन होगा। वो क्या करेगा? वो तापमान को वस्तुनिष्ठ रूप से आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तापमान को मापने के लिए आप तापमापी अथवा थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। भाई व्यक्तिगत अनुभव का मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो सकता है एक को ठंड लग रही हो और एक को वो मौसम सुहावना लग रहा हो। ये दोनों के शरीर की अलग अलग कैपेसिटी है, यानी उनका अलग अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन वास्तव में जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो वैज्ञानिक रूप से दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा। वैज्ञानिक तरीके से ये दोनों के लिए समान है, लेकिन हो सकता है दोनों के शरीर की कैपेसिटी अलग अलग हो, दोनों के शरीर के सहन करने की क्षमता अलग अलग हो, तो वही तापमान दोनों के लिए अलग अलग अनुभव वाला हो सकता है। अब आमिर की प्रतिक्रिया, तो आमिर है वो संभवतः आश्चर्यचकित होगा या हंसेगा। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। क्योंकि कृष्ण क्या कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंड लग रही है। क्योंकि कश्मीर में रहने के कारण आमिर के लिए 20 डिग्री तापमान बहुत सुहावना या हल्का गर्म हो सकता है। लेकिन चेन्नई की गर्मी के अभ्यस्त कृष्णन के लिए तापमान ठिठुरन वाला हो सकता है। ये दिखाता है कि मौसम का अनुभव क्या होता है? सापेक्ष होता है। वो अलग अलग पर अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है? अनुभव हो सकता है। तापमान तो एक है, लेकिन वो कृष्ण के शरीर के लिए अलग तरह का अनुभव है और आमिर के शरीर के लिए अलग तरह का अनुभव है। वो दोनों के शरीर की अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो सीधी सी बात है। हमारे यहाँ भी सर्दियों में होता है, एक घर के अंदर समझ लीजिए 5 भाई बहन सो रहे हैं। 2 कहेंगे कि आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 3 कह रहे होंगे कि आज बहुत नॉर्मल ठंड है। 2 हो सकता है भारी कंबल ओढ़ के सो रहे होंगे, है ना, लेकिन 3 है वो हल्के कंबल ओढ़ के सो रहे होंगे। ये सबके शरीर के द्वारा अलग अलग अनुभव की कैपेसिटी है कि उनका शरीर है वो किस तरह से वातावरण के उस तापमान को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो तापमान यदि 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो वैज्ञानिक तरीके से तो सबके लिए समान है। आगे बढ़े, पेज संख्या 33। 30 मिलीमीटर वर्षा का क्या मतलब है? इसे कैसे मापा जाता है? तो देखो 30 मिलीमीटर वर्षा का अर्थ यह है कि यदि वर्षा का जल जमीन में न समाये या बहकर बाहर न जाए तो वह उस स्थान की सतह पर 30 मिलीमीटर की गहराई तक इकट्ठा हो जाएगा। 30 मिलीमीटर बारिश का मतलब क्या है कि यदि वर्षा का जो जल है यदि वो जमीन के अंदर न समाये या बहकर बाहर न जाए तो वो वर्षा का पानी उस स्थान की सतह पर 30 मिलीमीटर की गहराई तक अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। और वर्षा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्षा मापी रेन गेज नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक कीप और एक बेलनाकार नली होती है। कीप के माध्यम से पानी उस बेलनाकार नली में इकट्ठा होता है, जिसके ऊपर माप लिखा होता है। उस नली में जितना पानी भरता जाता है उस आधार पर हम माप देख के बता देते हैं कि आज उस स्थान पर कितनी बारिश हुई। ये मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं, पेज संख्या 35 पर। वायुमंडलीय दाब को मापना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब को मापना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो वायुमंडलीय दाब मौसम का एक साइलेंट इंडिकेटर है, यानी छुपा हुआ संकेतक है। इसे मापना जरूरी इसलिए है क्योंकि कारण क्या है? पहला तो हम इसको माप कर मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो यदि वायुमंडलीय दाब अचानक से गिरता है तो वो तूफान, चक्रवात या वर्षा का संकेत होता है। कि किसी एरियाज के अंदर वायुमंडलीय दाब अचानक से बिल्कुल नीचे गिर जाता है का मतलब वहां भारी तूफान, चक्रवात या बारिश आने की संभावना है। इसके विपरीत यदि वायुमंडलीय दाब वो बढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम है वो कैसा रहेगा? साफ और स्थिर रहेगा।
यदि वायुमंडलीय दाब किसी स्थान का अचानक से बढ़ जाता है, इसका मतलब वहां का मौसम साफ और कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 1013 मिली बार, और यदि वायुमंडलीय दाब 1000 मिली बार से नीचे अचानक से आ जाता है तो वो भारी तूफान का संकेत होता है। अब इससे सुरक्षा क्या है, तो ये हमें आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से या प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से क्या करता है, सचेत करता है, पहले से हमें जानकारी दे देता है कि भाई इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ सकती है, अतः आपको सावधानी रखने की जरूरत है। वायुमंडलीय दाब अचानक से 1000 मिली बार से नीचे आ जाता है तो वो भारी तूफान या चक्रवात का संकेत है, और आपको वो ये जानकारी दे देता है पहले से कि भाई इस एरिया में तूफान या चक्रवात आने की पूरी संभावना है। इस वजह से वायुमंडलीय दाब को मापना महत्वपूर्ण है, ताकि हम मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सके, उसका पूर्वानुमान लगा सके। आगे देखो दूसरा, मापन वायुमंडलीय दाब की सर्वाधिक आवश्यकता किसे होती है। क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब को मापने की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसे होती है। भाई वायुमंडलीय दाब का मापन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किन के लिए है, तो वायुमंडलीय दाब की जानकारी कुछ क्षेत्रों के लिए जीवन मरण का प्रश्न होती है। सबसे पहले वायुयान चालक या विमान चालक पायलट्स के लिए। क्यों, क्योंकि हवाई जहाज में लगे अल्टीमीटर वायु दाब के आधार पर ही बताते हैं कि विमान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज के अंदर लगे हुए जो अल्टीमीटर होते हैं वो उस वायु दाब आपके वायु दाब का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके आधार पर ये बताते हैं कि जो विमान है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर और कितने दाब पर उड़ रहा है। फिर नाविक और मछुआरे, समुद्र में उठने वाले चक्रवातों का पता निम्न वायु दाब से चलता है कि समुद्र के अंदर कब चक्रवात या तूफान आने वाला है, इसकी जानकारी किसके जरिए लगती है, लो प्रेशर के जरिए। जिससे नाविक और मछुआरे, यदि समुद्र के अंदर लो प्रेशर की स्थिति बन रही है तो जो नाविक और मछुआरे हैं वो समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाते हैं। फिर पर्वतारोही, ऊंचाई पर जाने वाले जो लोग हैं उनको मौसम और ऑक्सीजन की स्थिति समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु दाब वो कम होता जाता है और वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस वजह से जो पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं वो भी मौसम के अनुसार ही क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। फिर मौसम वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के मौसम का नक्शा तैयार करने के लिए मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी वायुमंडलीय दाब का मापन बहुत ज्यादा मायने रखता है, ताकि वो आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में वो पहले से भविष्यवाणी कर पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां पर रहने वाले लोग और सैनिक कैसे अपने शरीर को पर्यानुकूलन कर पाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, और ऑक्सीजन की यदि कमी हो रही है तो वहां पर रहने वाले लोग और जो हमारे देश के सैनिक है वो कैसे अपने शरीर को पर्यावरण के अनुकूल कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो खारदुंगला दर्रा की बात हो रही है, जो जमीन से कितना ऊपर है, 18,380 फीट ऊपर है आपके समुद्र तल से, बहुत अधिक ऊंचाई पर है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। देखो यहाँ पर पेज 35 पर लद्दाख के खारदुंगला दर्रा जो लगभग 18,380 फीट और मीटर की बात करें तो लगभग 5600 मीटर ऊपर हाइट पर दिया गया है, ऊपर हाइट के ऊपर मौजूद है। यहाँ की स्थिति को समझते हैं। देखो यदि कम दबाव, इसका मतलब कम ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं हवा है वो पतली होती जाती है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब मैदानों की तुलना में बहुत कम, जैसे 650 मिली बार तक हो जाता है। इसका मतलब है हवा के हर झोंके में ऑक्सीजन के अणु क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। भाई सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1013 मिली बार, जो जनरली मैदानों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाता है, और अधिक ऊंचाई पर जैसे खारदुंगला जैसे क्षेत्र में वो लगभग 650 मिली बार तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर बहने वाली हवा के हर झोंके के अंदर
ऑक्सीजन के अणु धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर जो वहां के लोग और जो सैनिक है उसको किसकी सलाह दी जाती है? विश्राम की सलाह दी जाती है कि जब हम अचानक ऊंचाई पर जाते तो हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन में काम करने की आदत नहीं होती है। भाई जैसे मैं ही हूं, मैं राजस्थान में रह रहा हूं, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और शरीर को बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब मेरा शरीर तो कम ऑक्सीजन के लिए अनुकूल नहीं है, तो यदि मैं किसी नए एरियाज में जा रहा हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पर तो हाइट ज्यादा है, तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। तो मेरे शरीर को तो कम ऑक्सीजन में काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आराम करना पड़ेगा बार बार। इसीलिए चक्कर आना या सांस फूलना जैसी प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर यात्रा करते समय आपको बार बार विश्राम करने की जरूरत है। फिर बात आती है हमारे सैनिकों की। इसके बाद आती है सैनिकों की। तो हमारे सैनिक खारदुंगला जैसे स्थानों पर रहते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे उस वातावरण के अनुकूल ढल जाता है, उसे कहते हैं पर्यानुकूलन। यदि हमारा शरीर किसी नए चित्र के अनुसार, उसके मौसम के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे जो ढाल पाता है, इसे कहते हैं पर्यानुकूलन। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन और कैसी होती है? चुनौतीपूर्ण होती है। अपने शरीर को नए एरियाज के मौसम के अनुसार ढालना कतई आसान कार्य नहीं होता है। हमारे सैनिकों का जो जज्बा है, जो देश सेवा का जुनून है, वही उन्हें इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में रहने के लिए भी क्या करता है? आपका सक्षम बनाता है। अतः सलाम है हमारे देश के ऐसे सैनिकों को जो विषम परिस्थितियों में रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात हमारी सेवा में खड़े रहते हैं। आगे बढ़े पेज संख्या 36 पर। पेज संख्या 36 पर प्रश्न दिया गया है, क्या आपने बीजों को इस प्रकार से पवन में उड़ते हुए देखा है? अगर पवन नहीं होती तो इन बीजों का क्या होता? देखो, हाँ, हम सब ने हमारे आसपास कपास या मदार यानी आक जैसे पौधे के बीजों को हवा में उड़ते हुए जरूर देखा। अब यदि पवन नहीं होती तो क्या होता? यदि पवन नहीं होती तो ये जो बीज है वो अपने जनक पौधे के ठीक नीचे ही गिर जाते। इससे होता क्या? एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उग जाते, उन्हें धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता। पवन इन बीजों को दूर दूर तक फैलाकर वनस्पतियों के विस्तार और अस्तित्व को बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। यदि पवन नहीं होती तो ये जो बीज हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, वो वही उस मूल पेड़ के नीचे या आसपास गिर जाते और वहीं पर हो सकता है उग जाते। इससे होता क्या कि उन पौधों के बीच में धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए क्या होता? संघर्ष बढ़ जाता और उसमें से कई सारे पेड़ पौधे तो ऐसे ही नष्ट हो जाते। तो पवन क्या करता है? पवन इन बीजों को दूर दूर तक फैलाकर वनस्पतियों के विस्तार और अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे जो बीज है वो एक एरिया से दूसरे एरियाज में उड़कर पहुंच जाते हैं, वहां वो उगते हैं, अपनी वनस्पति का विस्तार करते हैं और आसानी से वो बढ़ पाते हैं और वनस्पतियों का प्रचार करते हैं। आगे बढ़े पेज संख्या 37 के ऊपर। पेज संख्या 37 पर है कि कोची और जयपुर में कहाँ अधिक आर्द्रता होने की संभावना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि हमें कोची और मंगलुरु के बीच आर्द्रता की तुलना करनी हो तो हम ये कैसे करेंगे? देखो, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कोची और जयपुर की। तो कोची में आर्द्रता अधिक होने की संभावना है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि कोची है वो समुद्र के किनारे पर स्थित है, जहां से लगातार जल वाष्प हवा के अंदर मिलती रहती है। वहां के वातावरण में नमी ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां आर्द्रता भी ज्यादा होगी। इसके विपरीत जयपुर वो एक शुष्क और रेगिस्तानी इलाका है जो समुद्र से बहुत दूर है, तो वहां के वातावरण में जल वाष्प की कमी होगी। इसका मतलब सीधी सी बात है, वहां पर आर्द्रता है वो भी कम होगी। फिर बात आती है कोची और मंगलुरु की। देखो, कोची और मंगलुरु दोनों कहां पर स्थित है? समुद्र के किनारे पर। इसलिए केवल हम वहां पर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अनुमान लगाना कठिन है। यदि हमें इसकी सटीक तुलना करनी है, सटीक मान निकालना है, तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आपको सटीक रूप में माप कर देगा।
कि कौन से स्थान कोची या मंगलुरु कहाँ की आर्द्रता है वो ज्यादा है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक उपकरण आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके जरिए में ये माप पाएंगे या ये जान पाएंगे कि कहाँ की आर्द्रता ज्यादा है और कहाँ की आर्द्रता कठिन है, सॉरी कम है, क्योंकि दोनों स्थान कहाँ पर है, समुद्र तट के आसपास है। इस वजह से हम केवल अनुमान नहीं लगा सकते, ये हमें एग्जैक्ट बताना है तो फिर हमें आर्द्रता मापी का उपयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़े पेज संख्या 38 पर। यदि दिल्ली में आर्द्रता 52% और कोची में 84% हो तो कहाँ गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे और कहाँ आपको अधिक पसीना आने की संभावना है। देखो आर्द्रता का सीधा सा मतलब है वायुमंडल में जलवाष्प यानी नमी की मात्रा। वायुमंडल में जलवाष्प यानी नमी की मात्रा, उसको क्या कहेंगे हम, आर्द्रता कहेंगे। तो आर्द्रता देखो यहाँ पर 52% है, यहाँ पर 84% है, यानी कोची के अंदर नमी है वो वातावरण में ज्यादा है। तो नमी ज्यादा है इसका मतलब वहां पर गर्म भाग कम है, तो वहां पर जो कपड़े हैं वो जल्दी से नहीं सूखेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गीले कपड़े हैं वो दिल्ली के अंदर जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि कम आर्द्रता यानी 52% का मतलब है हवा में जलवाष्प को सोखने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वातावरण में नमी कम है तो वो जलवाष्प को जल्दी से सोख लेगा और आपके जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। अब पसीना कहां पर आने की संभावना है, तो जो पसीना है वो कोची के अंदर अधिक आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि उच्च आर्द्रता की वजह से शरीर का पसीना है वो जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाएगा, जिससे हमें अधिक गर्मी और क्या होगी, बेचैनी है वो महसूस होगी। जहां पर आर्द्रता ज्यादा है वहां पर वातावरण में जलवाष्प या नमी पहले से ज्यादा है, तो हमारा शरीर का जो पसीना है वो जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाएगा, यानी जल्दी से पसीना सूखेगा नहीं। उससे यह क्या होगा, हमें अधिक गर्मी लगेगी और अधिक बेचैनी महसूस होगी। आगे बात करें पेज संख्या 41 की। विभिन्न परिस्थितियों में मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार सहायक है, इसकी एक सूची बनाएं। हालांकि ये प्रश्न पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मौसम का पूर्वानुमान विभिन्न श्रेणियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले कृषि के अंदर कि जो किसान है वो बीज बोने, सिंचाई करने और फसल की कटाई के लिए मौसम को देखकर योजना बना सकते हैं। फिर परिवहन में विमान चालकों और नाविकों के लिए उड़ान भरने और समुद्र में जाने से पहले पवन और तूफान की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपदा प्रबंधन, चक्रवात, बाढ़ या लू की पूर्व चेतावनी से जान माल का नुकसान काफी हद तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर दैनिक जीवन जैसे स्कूल जाने, पिकनिक मनाने या कोई निर्माण कार्य जैसे घर बनाना आदि के लिए हम मौसम को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम। आप उस दिन क्या क्या घटित होते हुए देखते हैं, वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को सचेत कर रहा है। यानी इस नक्शे को देखकर आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस दिन कौन कौन सी घटनाएं होने की संभावना है, जिनके बारे में भारतीय मौसम विभाग लोगों को क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है, यानी अलर्ट कर रहा है, जागरूक कर रहा है। तो देखें यहां पर कि उस दिन यहां पर उत्तर पश्चिम के अंदर, कहां पर, उत्तर पश्चिम, जहां आपको लाल लाल दिख रहा है, और आपका मध्य भारत, वहां पर भीषण गर्मी यानी ताप लहर का प्रकोप है, हीट वेव का प्रकोप है और रेड एरियाज है। फिर दक्षिणी भारत में भारी वर्षा हो रही है और मौसम विभाग मुख्य रूप से ताप लहर, हीट वेव और मूसलाधार बारिश की गंभीर स्थितियों के बारे में लोगों को क्या कर रहा है, यहाँ पर सचेत कर रहा है। देखो यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए गए हैं कि कौन सा रंग है वो किस को प्रदर्शित कर रहा है ना। यहाँ पर देखो ये जो येलो रंग है, येलो रंग उष्ण और आर्द्र है ना। फिर ये आपका हल्का जो पीले टाइप में कलर है वो अलग है। फिर यहाँ पर मेन मुख्य रूप से यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने को मिल रही है। एक तो येलो कलर देखने को मिल रहा है, एक ये रेड, और एक ये थोड़ा सा आपका पिंक टाइप में है ना। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार की स्थितियों की जानकारी हमें दे रहा है। अब किन राज्यों में चेतावनी के संकेत हैं,
है ना। चेतावनी के संकेत कहाँ कहाँ पर है, तो चेतावनी के संकेत देखो जहां पर विशेषकर जो रेड एरियाज है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर ताप लहर यानी हीट वेव की चेतावनी के संकेत है। और केरल, तमिलनाडु में भारी वर्षा के लिए स्पष्ट चेतावनी के संकेत लाल और आपके नारंगी रंग में दिखाई दे रहे हैं। आपको मैप के देख के बता करना है कि देखो यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इधर नीचे केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर तो किसकी संभावना है, हीट वेव की, यानी ताप लहर की, बहुत ज्यादा गर्मी की। वही आपका कौन सा एरियाज, यहां पर देखो हीट वेव है, और केरल और तमिलनाडु के अंदर, केरल और तमिलनाडु के अंदर क्या है आपका, यहां पर आपकी भारी वर्षा है। ठीक, ये हमें मैप को देख के पता लग रहा है। देखो यहां पर जो लाल रंग है वो किसको दिखा रहा है, चेतावनी को, यानी कार्रवाई करे को दिखा रहा है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से भाग भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त है, ऐसे भारत के कौन से एरियाज हैं जहां पर मौसम से रिलेटेड ज्यादा खतरनाक घटनाएं नहीं होती है, तो वो मैप के अंदर कौन से एरियाज हैं, मैप के अंदर वो हरे रंग से जनरली दर्शाए गए हैं। जो मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं और आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है, वे भीषण मौसमी घटनाओं से मुक्त है, वहां पर भी कोई चेतावनी नहीं है। फिर किन राज्यों में ताप लहर की संभावना है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के अंदर। फिर आगे, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में चेतावनी के क्या कारण है, तो त्रिपुरा और लक्षद्वीप में चेतावनी के कारण है भारी वर्षा और गरज के साथ बौछारें, है ना। इन क्षेत्रों में वर्षा के प्रतीक है वो बादल और बूंदे दर्शाए गए हैं। मैप में अच्छे से मैं नहीं दिख रहा है, लेकिन आप किताब के अंदर देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है डियर, आगे बढ़े हम। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अभी तक जो भी प्रश्न हमने डिस्कस किए वो आपके पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए थे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं आपकी किताब के पीछे जो, यानी पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो पहला प्रश्न, मौसम के तत्वों का उनको मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान करना है। सबसे पहला है आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, ये किसको मापेगा, आर्द्रता को मापेगा। फिर पवन वेग मापी एनीमोमीटर, किसको मापेगा, वायु की दिशा और गति को मापेगा। फिर वायु दाब मापी या बैरोमीटर, किसको मापेगा, वायुमंडलीय दाब को मापेगा। ताप मापी या थर्मामीटर किसको मापेगा, तापमान को। और वर्षा मापी या रेन गेज किसको मापेगा, वो मापेगा आपके वर्षण को, यानी कि प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, तो हमें उचित के साथ यहाँ पर मिलान करना था, वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है। आर्द्रता मापी आर्द्रता को मापेगा, पवन वेग मापी एनीमोमीटर वायु की गति और दिशा को मापेगा, वायु दाब मापी वायुमंडलीय दबाव को मापेगा, ताप मापी तापमान को मापेगी, वर्षा मापी है वो वर्षण को मापेगी। आगे बढ़े, ज्योत्सना ये सोच रही है कि जून में मुंबई में अपनी विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वह मौसम के पूर्वानुमान को देखती है जो 28 डिग्री सेल्सियस और 84 डिग्री आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप उसको क्या सलाह देंगे। देखो तापमान कितना है, तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता का मतलब है जल वाष्प, वो कितनी है, 84 डिग्री या 84%। तो यहां से आप क्या मौसम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले बात करें कपड़ों की, तो ज्योत्सना को हल्के सूती कपड़े साथ में ले जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि 84% आर्द्रता का मतलब है हवा में बहुत नमी है, जिससे पसीना बहुत आएगा, और पसीना है वो जल्दी से सूखेगा नहीं। लेकिन जो सूती कपड़े हैं वो पसीने को सोखने और हवा के संचार में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अतः ज्योत्सना को कौन से कपड़े साथ में लेकर जाने चाहिए, सूती कपड़े। फिर बात करें बारिश की तैयारी, क्योंकि जून महीना मुंबई में मानसून का समय होता है, आर्द्रता भी ज्यादा है, अतः उसे साथ में छाता या रेन कोट जरूर रखना चाहिए। फिर बात आती है जूतों की, उसे ऐसे जूते पहनने चाहिए जो गीले होने पर जल्दी से सूख सके, या आरामदायक सैंडल उसको पहनने चाहिए। तो इस तरह हम 28 डिग्री सेल्सियस तापमान
और 84% आर्द्रता के जरिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योत्सना को सूती कपड़े अपने साथ में लेकर जाने चाहिए। बारिश होने की संभावना है तो छाता या रेनकोट साथ में रखना चाहिए, और बारिश होने की संभावना है ऐसी स्थिति में उसे अपने जूते ऐसे रखने चाहिए जो जल्दी से सूख सके, या फिर उसे आरामदायक सैंडल पहनने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कल्पना कीजिए आप एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है। आपका एक छोटा समूह यानी आपका एक ग्रुप है, वो एक वर्षा मापी यंत्र को स्थापित कर रहा है। यहाँ उसे स्थापित करने के स्थान के कुछ विकल्प दिए गए हैं कि वर्षा मापी को हमें कहाँ पर लगाना चाहिए। विद्यालय का सब्जी उद्यान, विद्यालय भवन की छत, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, विद्यालय परिसर की दीवार, विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्धारण करो और कारण बताओ। देखो यहाँ पर सबसे जो सूटेबल स्थान है वो 3 स्थान है ना। सबसे जो सूटेबल स्थान है वो 3 नंबर का विकल्प है। कौन सा है? ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, क्योंकि वर्षा मापी को हम जनरली वहां पर रखेंगे जो जमीन की हाइट से थोड़ा ऊपर हो और बिल्कुल खुला हो, उसके आसपास न तो कोई पेड़ पौधे हो, न कोई डिस्टरबेंस हो, या न कोई रुकावट हो। तो हम वर्षा मापी को कहां स्थापित करेंगे? ऊंचे चबूतरे के साथ खुले मैदान के अंदर। इसके पीछे कारण क्या होगा? कारण होगा, पहला है सटीक माप। वर्षा मापी को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए ताकि पेड़ों या इमारतों की वजह से बारिश का पानी कहीं रुक न जाए या छतों से टपकता हुआ पानी इसके अंदर न गिरे। दूसरा कारण, बाधा रहित। खुला मैदान ये सुनिश्चित करता है कि बारिश की बूंदें कहां पर गिरेगी? सीधे सीधे वर्षा मापी के अंदर गिरेगी। तीसरा कारण, स्थिरता। ऊंचा चबूतरा यंत्र को जमीन से उछलने वाले कीचड़ या पानी से भी बचाएगा और इसे समतल आधार प्रदान करेगा ताकि वो गिरे नहीं। ये कुछ कारण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमें वर्षा मापी को सदैव और सदैव एक खुले मैदान में और एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर स्थापित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, जम्मू कश्मीर, तारीख है आपकी 1/2/2024। इस सारणी के आधार पर विभिन्न भागों में मौसम की स्थिति पर एक लघु आलेख लिखो। मौसम का यहाँ पर पूरा एक डेटा दिया गया है। इस डेटा के आधार पर हमें वहां के मौसम की स्थिति पर एक शॉर्ट निबंध लिखना है। तो देखो ये जो मौसम है कब का दिया गया है? 1 फरवरी 2024 का, है ना, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कड़ाके की ठंड और नमी वाला मौसम है वो दर्ज किया गया है। हमें कैसे पता चला ये देखते हैं। सबसे पहले हमने किस चीज को देखा? तापमान को। तापमान देखो, श्रीनगर के अंदर अधिकतम तापमान कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम वहां का तापमान कितना रहा है? -7.6 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? आपके गुलमर्ग के अंदर। देखो सबसे कम सबसे अधिक कितना रहा है? -2.6, और सबसे अधिक कितना रहा है? -7.6। अधिकांश क्षेत्रों में, ज्यादातर एरियाज के अंदर जो तापमान है वो जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस के या तो आसपास है या फिर उससे नीचे रहा है। ठीक, फिर बात आती है वर्षा और हिमपात की। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। कैसे पता चला? गुलमर्ग के अंदर 35.2 मिलीमीटर की बारिश हुई है और कांजीकुंड के अंदर 36.2 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। देखो गुलमर्ग के अंदर बारिश कितनी हुई है? यहाँ पर 35.2 मिलीमीटर, और आपके कांजीगुड़ के अंदर कितनी बारिश हुई है? 36.2 मिलीमीटर। फिर बात आती है आर्द्रता की। पूरे क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक 89% से लेकर 100% के बीच में रही है, जिससे हवा बहुत ही ज्यादा नम और कैसी महसूस हुई है? ठंडी महसूस हुई। जो आर्द्रता का मान है यहाँ पर देखो, सापेक्षिक आर्द्रता ये कहां से कहां के बीच में है? तो लगभग ज्यादातर एरियाज में देखो सबसे कम कितना है? 76, और सबसे अधिक कितना है? 100। ये बहुत अधिक वातावरण में नमी है वो दर्ज की गई है। इसका मतलब काफी बारिश वाला मौसम है और वातावरण के अंदर नमी है वो पहले से मौजूद है। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस दिन जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीली हवाओं के साथ साथ भारी वर्षा और हिमपात की स्थिति बनी रही होगी।
इस आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस दिनांक को जम्मू कश्मीर के ज्यादातर भाग के अंदर बर्फीली हवाओं के साथ साथ भारी वर्षा और हिमपात की स्थिति है वो बनी होगी। ठीक है डियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 2 मौसम को समझना के पाठ के भीतर और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। एक भी प्रश्न आपका मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।